इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने देखा कि कैसे सौरभ दास एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने अपने 45 पेज की कवर स्टोरी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के टेन्योर को काफी इलेबोरेटिव और क्रिटिकल वे में एनालाइज किया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि कैसे एक विजनरी और अनबायस्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इमेज विद टाइम गवर्नमेंट फेवरिंग और बायस बनती चली गई। दास ने मेंशन किया है कि 9 नवंबर 2022 को डीवाई चंद्रचूड़ का पहला दिन था। उन्होंने लॉयर्स से माफी मांगी और मीडिया के सामने अपने एजेंडा प्रस्तुत किए। जब उनसे पूछा गया कि वो जुडिशरी को कैसे एश्योर करेंगे तो उन्होंने कहा, माई वर्क नॉट जस्ट वर्ड्स विल स्पीक। डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने टेन्योर की शुरुआत लिबरल क्रेडेंशियल से की, जैसे सेम सेक्स मैरिज की पहचान और गर्ल्स के लिए फ्री सैनिटरी पैड्स का प्रस्ताव। डीवाई चंद्रचूड़ ने पेंडिंग केसेस संभाले और जुडिशरी को डिजिटलाइज करने का प्रयास किया। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज मदन बी लोकुर ने उनके एफर्ट्स को पॉजिटिव डेवलपमेंट कहा था, लेकिन कुछ जजेस और लॉयर्स ने उनकी लीडरशिप से निराशा व्यक्त की। उन्होंने प्रोग्रेसिव इमेज को बनाए रखते हुए सरकार को नाराज नहीं किया, लेकिन जजेस की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर में कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजंस दिए। दास ने एक्सप्रेस किया है कि जजेस की अपॉइंटमेंट जो एक डिटेल्ड मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के तहत होती है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को वैकेंसी से 6 महीने पहले प्रोसेस शुरू करना होता है। रिकमेंडेशंस चीफ मिनिस्टर को भेजी जाती हैं, जो गवर्नर के थ्रू लॉ मिनिस्ट्री तक जाती है। लॉ मिनिस्ट्री के पास इन नेम्स को वेट करने के लिए 4 महीने का टाइम होता है। प्रोसेस के लिए तय की गई टाइमलाइंस का आमतौर पर पालन नहीं होता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने से सिर्फ 2 दिन बाद डीवाई चंद्रचूड़ ने इस कंटेम्प्ट पिटीशन की सुनवाई की, जिसमें गवर्नमेंट पर कोलेजियम के नाम को टाइम पर क्लियर न करने का इल्जाम था। दास ने बताया कि कॉल की बेंच ने सरकार को ट्रांसफर रिकमेंडेशन को स्टॉल करने से वार्न किया। किरण रिजिजू, जो तब के लॉ मिनिस्टर थे, ने जुडिशरी को ओपनली चैलेंज किया, जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव स्टैंड ऑफ का संकेत था। आगे सौरभ दास ने अपनी स्टोरी में लिखा है कि फरवरी 2023 के बाद हेयरिंग्स में ब्रेक के बाद कॉल की बेंच ने सितंबर 2023 में सिग्निफिकेंट पेंडेंसी का जिक्र किया, जिसमें 70 हाई कोर्ट रिकमेंडेशंस कॉलेजियम को नहीं भेजी गई। उनमें सौरभ कृपाल का भी नाम था, जो ओपनली गे एडवोकेट थे। नवंबर 2023 में बेंच ने कहा था, सिलेक्टिव अपॉइंटमेंट्स हैव बीन मेड, जब उन्होंने ट्रांसफर रिक्वेस्ट पर बात की, जिसमें कि 26 अभी भी पेंडिंग है। दास ने बताया है कि यूनियन गवर्नमेंट का 4 गुजरात हाई कोर्ट जजेस को ट्रांसफर करने से मना करना एक कंटेंशियस इशू बना, जिसमें समीर जे दवे भी शामिल थे। उनके खिलाफ इंटीग्रिटी के सवालों की वजह से कोलेजियम ने ट्रांसफर की रिकमेंडेशन देने से पहले उनके कलीग से कंसल्ट किया। सौरभ दास ने अपनी स्टोरी में इंक्लूड किया है कि बेला एम त्रिवेदी, जो कि सुप्रीम कोर्ट जज है, उन्होंने कहा, Some judges become incorrigible if they think they can go to the government and stall action against them। नवंबर 2023 की फाइनल हेयरिंग में कॉल ने कहा कि अगर यूनियन गवर्नमेंट ट्रांसफर्स को रोकने लगे तो जुडिशरी उन जजेस से काम लेना बंद कर सकती है। इससे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच का बैलेंस खत्म हो रहा है। जजेस ने कहा कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को गवर्नमेंट से इमेंस प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ हर कैंडिडेट को होम मिनिस्ट्री से चेक किया जा रहा है। ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि जजेस का कहना है कि द लॉ मिनिस्टर टुडे इज जस्ट अ पोस्ट ऑफिस। उन्होंने एक्सप्रेस किया कि जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच का ये टसल एक सीरियस क्राइसिस बन गया है, जहां जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में डिलेज और सिलेक्टिव अप्रूवल से इंडिपेंडेंस खत्म हो रही है। हाई कोर्ट वैकेंसीज भी बढ़ रही है, जो आम आदमी को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। जुडिशरी को इस मुद्दे पर कदम उठाना होगा, वरना समस्या और भी गहरी हो सकती है। जुडिशरी का रोल एक डेमोक्रेटिक कंट्री में वाइटल है, लेकिन अपॉइंटमेंट्स और इंडिपेंडेंस के मामले में कॉम्प्लेक्सिटीज आती है। दास का कहना है कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की लीडरशिप में कोलेजियम सिस्टम की कहानी ये दिखाती है कि कैसे पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को प्रभावित करते हैं। सितंबर 2022 में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के प्रेडेसेसर ने कुछ नाम रिकमेंड किए, जिसमें कुछ कैंडिडेट्स का बीजेपी से संबंध था। दास ने कहा कि इस पर सवाल उठते हैं कि क्या जुडिशरी अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन कर पा रही है। उन्होंने आगे लिखा है कि डीवाई चंद्रचूड़ की कोलेजियम में नए नाम आए, लेकिन कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की वजह से कुछ कैंडिडेट्स को साइडलाइन किया गया। जजेस अब सेफेस्ट नेम की तलाश में हैं, जिससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर सवाल उठता है। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि जजेस अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी की कमी नजर आती है, जहां सीजीआई को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का सामना करना पड़ता है। ये सब जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच का टसल नहीं, बल्कि देश के संवैधानिक व्यवस्था का भी मामला है, जिसे समझना और समाधान निकालना भी जरूरी है। चंद्रचूड़ की लीडरशिप में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 1 अक्टूबर 2024 तक हाई कोर्ट जजशिप के लिए 164 नेम्स रिकमेंड किए, पर सिर्फ 124 ही नाम क्लियर हुए, जबकि 40 अभी भी गवर्नमेंट के साथ पेंडिंग है। इस साल सिर्फ 34 नाम क्लियर हुए, जो कि पिछले कोलेजियम के कंपैरिजन में सबसे कम है। एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा है, द गवर्नमेंट इज सिंपली नॉट मूविंग। आई एम टोल्ड अराउंड 100 हाई कोर्ट प्रपोजल्स हैव नॉट बीन फॉरवर्डेड टू द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम। दास ने लिखा है कि डीवाई चंद्रचूड़ का कोलेजियम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस कर रहे हैं
जो एग्जीक्यूटिव इंटरेस्ट के साथ अलाइन करते हैं। अगर बात करें केस लिस्टिंग की, तो डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि उनका फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि वो केसेस को प्रॉपर्ली लिस्ट करे, लेकिन 2023 तक ये पता चला कि कुछ पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस को ऐसे बेंच को दिया गया जो बीजेपी की आइडियोलॉजीज के साथ अलाइन करते हैं, जिसमें जस्टिस बेला एम त्रिवेदी भी शामिल थी। कई बार लॉयर्स ने ये भी कहा है कि देयर इज एन ऑनगोइंग जोक कि अगर किसी ऑपोजिशन लीडर की जेल में मौत भी हो जाए तो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी बेल ग्रांट करने में पीछे नहीं है। ये बातें जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी को लेकर बहुत से क्वेश्चंस उठाती है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और दुष्यंत दवे जैसे लॉयर्स ने इन इरेगुलरिटीज पर पब्लिकली ऑब्जेक्शन भी जताया है। दवे ने डीवाई चंद्रचूड़ को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस का किसी केस को उठाने का पावर नहीं होता जब तक सीनियर जज रिटायर नहीं हो जाता। ये सारी बातें जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े करती है। डीवाई चंद्रचूड़ का ये कहना था that if a judge recuses, the case is then put up before the chief justice, who will reassign it. लेकिन उनकी बातें इसको क्लियर नहीं करती कि कैसे प्रोसेसेस को वायलेट किया गया है। एक रिटायर्ड जज ने डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के बीच का संबंध दर्शाया था, जो सबसे ऊंचे कोर्ट में शक्ति का खेल दिखाता है। दास ने कहा है कि इस फैसले पर कई लीगल एक्सपर्ट्स ने उल्लेख किया कि इन अधिकारों से ईडी को नैतिक रूप से अधिकार मिल जाता है, जिससे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करना आसान हो जाता है। उन्होंने कहा कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमाना ने अपने रिटायरमेंट से एक दिन पहले इस फैसले पर चिंता व्यक्त की थी और इस केस को एक विशेष बेंच द्वारा रिकंसीडर करने का आदेश दिया था। लेकिन रमाना के रिटायरमेंट के बाद इस केस की गति रुक गई और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के टेन्योर की शुरुआत में किसी भी स्पेशल बेंच का गठन नहीं हुआ। फिर अगस्त 2023 में जब कुछ पिटीशंस इस केस से जुड़ती हुई सामने आई, तब इन्हें बेला एम त्रिवेदी की बेंच के सामने रखा गया। नए 3 जजेस की बेंच जो डीवाई चंद्रचूड़ ने रिकंस्टिट्यूट की, लेकिन तुषार मेहता जो मोदी सरकार की तरफ से प्रतिनिधि थे ने बार बार समय की मांग की। वही जस्टिस कौल जो दिसंबर में रिटायर होने वाले थे ने इस पर अपना दुख भरा दिल व्यक्त किया और कहा कि कभी कभी कुछ बातें कही नहीं जाती। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें कहना जरूरी नहीं होता। दास ने अपनी स्टोरी में लिखा है कि जब डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने तो न्यायिक समाज में चीफ जस्टिस के मास्टर ऑफ रोस्टर अधिकारों में सुधार की मांग की गई थी, लेकिन ये मांगे अंजाम नहीं हुई। डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद एक जजमेंट में कहा था कि केस एलोकेशन और बेंच फॉर्मेशन उनके प्रेरोगेटिव पावर्स में है। यहाँ तक कि डीवाई चंद्रचूड़ के समय में पॉलिटिकल अरेस्ट की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। भीमा कोरेगांव केस के 4 आरोपी गौतम नवलखा, सोमा सेन, वर्नन गोंसाल्विस और अन्य को बेल देने के लिए पिटीशंस पेश की गई थी, लेकिन इनमें से कई को सुनवाई नहीं मिली। जुडिशियल लेगेसी कभी कभी सिर्फ अच्छे फैसलों से नहीं बल्कि कंट्रोवर्शियल जजमेंट से भी तय होती है। दास मानते हैं कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के टेन्योर को उनके क्वेश्चनेबल जजमेंट्स, खासकर दिल्ली और महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस के मामले में याद किया जाएगा। ये केसेस दिखाते हैं कि जब उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को सुलझाने का मौका था, तब उनकी रूलिंग्स ने सिर्फ जुडिशियल फिलॉसफी को दिखाया और एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स की तरफ कॉन्स्पिशियस डिफरेंस किया। 21 जून 2022 को एकनाथ शिंदे और उनकी 11 शिवसेना लेजिस्लेटर ने पार्टी प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे की बुलवाई मीटिंग को मिस किया। इस दिन के बाद शिंदे को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, उनके 29 सेना रेबल्स के साथ। सुप्रीम कोर्ट, खासकर की वेकेशन बेंच ने इस दौरान महाराष्ट्र में पावर शिफ्ट को शेप करने में क्रिटिकल रोल प्ले किया। शिंदे का कैंप डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है, आर्ग्यू करते हुए कि एक्टिंग स्पीकर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन पर फैसला नहीं कर सकते। कोर्ट ने फिर भी रेबल्स की पिटीशन को एंटरटेन किया और उनके डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस का जवाब देने के लिए डेडलाइन बता दी, जो कि एक अनयूजुअल मूव था। दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर पावर टसल का फैसला डीवाई चंद्रचूड़ की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दिया था। ये केस इस बात का फैसला करेगा कि पावर का बैलेंस यूनियन गवर्नमेंट के अपॉइंटेड एलजी के पास होगा या इलेक्टेड आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट के पास। आम आदमी पार्टी ने इस डिसीजन को खूब कहा जब 2015 में यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ब्यूरोक्रेट्स की ट्रांसफर्स और पोस्टिंग पर कंट्रोल एलजी को दिया था। 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट को सेटबैक दिया जब उन्होंने कहा कि एलजी का कंप्लीट कंट्रोल है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की 5 जज बेंच ने जनवरी 2023 में इस केस की सुनवाई की। आम आदमी पार्टी के काउंसिल ने आर्ग्यू करते हुए कहा कि बिना सिविल सर्वेंट्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग्स पर कंट्रोल किए वो अकाउंटेबल नहीं हो सकते। यूनियन गवर्नमेंट ने काउंटर किया कि दिल्ली का स्पॉलिंग मेट्रोपोलिस यूनियन कंट्रोल को जरूरी बनाता है। डीवाई चंद्रचूड़ की लेगेसी पर इन कंट्रोवर्सी का क्या असर होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अपनी स्टोरी के अंत तक आते आते सौरभ दास ने कहा है कि जुडिशरी के लिए ये वक्त है कि वो खुद पर नजर डाले और सोचे कि उन्हें जस्टिस और डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करना है या नहीं। डीवाई चंद्रचूड़ की लेगेसी इन्हीं क्वेश्चंस पर तय की जाएगी और ये देखना बाकी है कि क्या वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने में सक्सेसफुल होंगे। दास का कहना है कि डीवाई चंद्रचूड़ के टेन्योर एक ऐसे दौर को रिफ्लेक्ट करता है जिसमें जुडिशरी अपने एग्जीक्यूटिव पावर के सामने झुक रही है। इस दौर में
जुडिशरी के कुछ काम ऐसे रहे हैं जो सरकार को फायदा पहुंचा रहे हैं, जैसे कि सिलेक्टिव केस असाइनमेंट और कोलेजियम की रेजिस्टेंस को कमजोर करना। ये पैटर्न उनकी जुडिशियल स्टाइल का एक हिस्सा है, जिससे उनके संवैधानिक मॉरल्स के प्रिंसिपल्स की पसंद की कमी दिखाई देती है। दास ने कहा है कि सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने कुछ मामलों में कोर्ट को एक नई राह दिखाई है, लेकिन क्या ये राह उन्हें और जुडिशरी को सही दिशा में ले जाएगी? अपनी स्टोरी को एंड करते हुए दास ने एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस को रेफर किया और बताया कि उन्होंने ऑब्जर्व किया था दैट बिफोर ही बिकेम द चीफ जस्टिस ही ऑफन यूज्ड टू से इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन्स you must speak truth to power, but he does not say that anymore. He knows people understand that he was unable to speak truth to power. Like the new Lady Justice statue, Chandrachud has like done this with his eyes open. अब ये जानने के बाद आपका इस स्टोरी पर क्या कहना है, हमें जरूर बताइए। And keep following Law Chakra for more such legal analysis.